हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। कल जितने प्रश्न कंप्लीट हुए थे उसके आगे आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जा रही, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है ना। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इराना सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होना चाहिए। मतलब जो देश इराना का सदस्यता प्राप्त करना चाहता है वो यूएनओ का सदस्य होगा। ठीक है, तभी उसको सदस्यता मिलेगी। तो बात सही है। इसका मतलब क्या है कि इरेना मतलब अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के जितने भी सदस्य हैं वो यूएनओ के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। दूसरा है, IRENA की मुख्य संस्थागत शासी निकाय है सर्वोच्च परिषद, जिसमें केवल P5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो देखिए, केवल सभी बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ शब्द आते हैं स्टेटमेंट में, तो उनको आप गलत माना करें। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस जो हैं कम से कम 90% तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, इरेना द्वारा भू परिवर्तन की ऊर्जा पर वैश्विक आयोग का शुभारंभ किया गया, ये बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका दूसरा गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, सी होगा ना। सी इसका सही उत्तर है। हाँ, देखिए दूसरा गलत था। IRENA सदस्यता प्राप्त करने के लिए कानून की आवश्यकता की, मतलब वो नियम है एक कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होंगे तभी आप IRENA के सदस्य बनेंगे। ठीक, IRENA की मुख्य संस्था का शासी निकाय है विधानसभा, वही जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। ठीक है, इसलिए गलत था। IRENA द्वारा भू परिवर्तन की ऊर्जा पर वैश्विक आयोग का शुभारंभ किया गया, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, एरोपोनिक्स के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि एरोपोनिक्स प्रणाली में जड़ें मिट्टी के बढ़ते माध्यम में आयोजित की जाती है, जैसे कि कोको कॉयर, जिस पर पोषक तत्वों से भरा पानी समय समय पर पंप किया जाता है। तो एरोपोनिक्स प्रणाली है, तो एरो मतलब हवा। ठीक है, तो वो मिट्टी के बढ़ते माध्यम में आयोजित की जाती है। तो ये तो जब हवा से उस बात हो रही तो कैसे मिट्टी से, क्या मतलब इसका। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, एरोपोनिक प्रणाली एक बंद लूप प्रणाली जो खेती से 95% कम पानी और हाइड्रोपोनिक्स से 40% कम पानी का उपयोग करती है। ठीक है, खेत में जो सिंचाई की जाती है उससे 95% और हाइड्रोपोनिक्स से 40% कम पानी की आवश्यकता होती है एरोपोनिक्स को। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए क्या है कि हाइड्रोपोनिक जो प्रणाली होती है उसकी जड़ों को मिट्टी के बढ़ते माध्यम में आयोजित किया जाता है, जैसे कि कोको कॉयर। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स यही प्रणाली है, ध्यान रखना कि मिट्टी के बढ़ते माध्यम में आयोजित किया जाएगा, जैसे कोको कॉयर होता है जिस पर पोषक तत्वों से भरा पानी समय समय पर पंप किया जाता है। दूसरा था, एरोपोनिक्स प्रणाली एक बंद लूप प्रणाली जो खेत की खेती से 55% कम पानी, हाइड्रोपोनिक्स से 40% कम पानी का उपयोग करती है। तो एरोपोनिक्स जो है मिट्टी के से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी सही ढंग से मेल खाता है। बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी सही ढंग से मेल खाता है। तो पहले देखते हैं, सही उत्तर बताना हमें। देखिए, पहला है बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग क्या होता है, एक दूषित माध्यम में जीवाणु संस्कृतियों का जोड़ होता है। जीवाणुओं का जोड़ होता है बायोवेंटिंग दूषित माध्यम में। दूषित माध्यम में जीवाणुओं का जोड़ होता है, किसमें, बायोवेंटिंग में। तो बात सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है,
दूसरा है कि जैव उपकरण, ये क्या है? मिट्टी के माध्यम से ऑक्सीजन खींचकर दूषित मिट्टी के उपचार की विधि। तो ये सही है या फिर ये भी गलत है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। ठीक है, इनको अगर पलट देते हैं तो सही हो जाएंगे। ठीक, बायोस्पैर्जिंग जो है, दबाव में हवा का इंजेक्शन जैविक गिरावट को बढ़ा सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर क्या है? ए हो जाएगा। हाँ, देखिए क्या है, माइक्रो वेंटिंग बायो वेंटिंग जो है माइक्रोबियल विकास गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी के माध्यम से ऑक्सीजन खींचकर दूषित मिट्टी के उपचार की विधि होती है बायो वेंटिंग। ठीक है, जैवपूर्ण क्या होता है? एक दूषित माध्यम बैक्टीरिया जो अक्सर बायो रिएक्टर पूर सीटू सिस्टम में उपयोग किया जाता है, इंसिटू। ठीक है, बायोस्पर्जिंग दबाव में हवा का इंजेक्शन जैविक गिरावट को बढ़ा सकता है। आमतौर पर 100 स्थानीय में प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो 100 स्थानीय मतलब इन सीटू, और ये है आउट सीटू। ठीक है, जैव उपकरण का प्रयोग होता है आउट सीटू में, और इन सीटू में बायोस्पर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब वीडियो देखें तो आप लोग भी एक कॉपी पेन लेके बैठे करें और क्वेश्चन नंबर ये फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालें, फिर जो प्रश्न पढ़ा जाए उसको आप अपने तरीके से ABCD करते रहिए, फिर लास्ट में आप खुद देखिए कि आपका एवरेज क्या जा रहा है। ठीक है, ये तरीका अपनाइए, ये रिवीजन का तरीका सबसे अच्छा है और पढ़ने का भी तरीका बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बिना किसी खर्चे के, बिना कोई टेस्ट सीरीज खरीदे, बिना किसी को फीस जमा किए, आप क्या कर सकते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आप बस सिर्फ आपका नेट उसमें यूज होगा और आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की योजना विकास के संबंध में सही नहीं है? हमें बताना है ये। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यह योजना केवल उन्हीं राज्यों के शासित प्रदेशों का समर्थन करती है जिन्हें सौर पार्क स्थापित करने में बिजली की कमी, जिनके पास बिजली की कमी है उन्हीं को सोलर पार्क स्थापित करना का समर्थन करता है। ये आपका सौर पार्क अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। तो बात सही है या फिर गलत है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है ये। ठीक है, ठीक है ना, इसमें देखिए यह योजना केवल उन्हीं, फिर इसमें आया शब्द, तो थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना है इसको। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना की है जो सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर जो एक एजेंसी है, वो इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। किसकी? ये अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी है। कौन? सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए गलत पूछा गया था ना, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सही है। यह योजना समर्थन की परिकल्पना करती है कि देश के विभिन्न स्थानों पर सौर पार्कों की स्थापना के लिए सभी राज्यों के शासित प्रदेशों, न केवल बिजली की कमी वाले, ध्यान रखना, ठीक है, का करने की करती है, मतलब जिसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी जो है सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर कहा जाता है। कार्यान्वयन जो एजेंसी है इसकी, उसको सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित किया गया किसको? UNCCD को, है ना, UNCCD को किया गया ना इसमें। तो देखिए यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित किया गया, बात सही है। दूसरा है
कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है। ये भी बात सही है। ठीक, आगे है कि यूएनसीसीडी जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीआई के साथ सहयोग करता। मतलब यूएनसीसीडी तो है, ये जो है सीबीडी और यूएनएफसीसीआई के साथ सहयोग करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। इसका सही उत्तर क्या है? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा यही है एकमात्र, ठीक है, जो मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिससे शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं। यूएनसीसीडी अन्य दो कौन सा? रियो सम्मेलनों के साथ निकटता से सहयोग करता है। इसमें जैव विविधता पर कन्वेंशन, तो ये भी ध्यान रखना, यह भी याद हो जाएगा कि जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है वो रियो सम्मेलन से संबंधित है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ये दोनों जो है रियो सम्मेलन से संबंधित है, जैव विविधता पर कन्वेंशन और आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए, ये वाला प्रश्न सबको पता होगा। भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में सबसे घातक औद्योगिक खतरों में से एक रही है। यहाँ पे कौन सी गैस जो है आपदा का कारण बनी थी? तो ये उत्तर आपको बताना है, इसमें कौन सी गैस जो थी कि वो गैस आपदा का कारण बन गई थी, ठीक है। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ये सिंपल था और ये पता भी होगा सबको। देखिए क्या है कि 3 दिसंबर 1984 प्लांट ने 42 टन विषैला पदार्थ छोड़ा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जारी की, जिससे 5 लाख से अधिक लोगों की जहरीली गैसों का सामना करना पड़ा लोगों को, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव आज भी है वहाँ पे, तो आप कभी जाएं तो उस क्षेत्र से ट्रेन होके जाती है, ठीक है, वो क्षेत्र आपको, वो एरिया आपको मिलेगा जब आप भोपाल जाएंगे, ठीक है। तो भोपाल के लेकिन आगे जाना पड़ेगा, भोपाल स्टेशन, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, बंदरगाह पर गिट्टी के पानी की रिहाई को एक बड़ा पारिस्थितिक खतरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, यह तट के तापमान को कई डिग्री बढ़ाता है, यह भारी धातु की विषाक्तता का कारण बनता है, यह विदेशी प्रजातियों को नए पारिस्थितिक तंत्र में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, या फिर यह समुद्र के पानी में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह विदेशी प्रजातियों को नए पारिस्थितिक तंत्र में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, सी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है कि बैलास्ट पानी के पारिस्थितिक प्रभावों को बंदरगाहों में छुट्टी दे दी, मतलब उनको हटा दिया गया वहाँ से। बंदरगाहों पर लौटने पर जहाज़ों को तटीय जल में गिट्टी के पानी का निर्वहन होता है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पतियों और जीवों की कई विदेशी प्रजातियों को जारी किया जाता है, ठीक है। इसका पानी दुनिया भर में 10,000 से अधिक विदेशी समुद्री प्रजातियों का परिवहन कर रहा है। भारत में विशेषज्ञों ने केरल के तटीय जल में 10 से अधिक आक्रामक प्रजातियों को पाया है, जो जैव विविधता से बहुत समृद्ध है। बंदरगाहों की संख्या में वृद्धि, बंदरगाह गतिविधियों के विस्तार ने हाल ही में स्थिति को बढ़ा दिया है और हमारे तटीय पारिस्थितिक तंत्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है तथा जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए देखा जाए तो तीसरा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, सरकार ने 4 राज्यों में एचटी कपास की अवैध खेती की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। तो एचटी कपास क्या है? एचटी कपास जो है उसमें एचटी का फुल फॉर्म क्या है? हाईटेक है क्या, कि हर्बल उपचार है, हाइब्रिड परिवर्तन है, हर्बिसाइड, सहिष्णु, क्या है इसमें, क्या सही हो सकता है? हर्बिसाइड, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एचटी कपास है तो एचटी का मतलब हर्बिसाइड सहिष्णु होता है। चलिए देखते हैं क्या है।
एसटी कपास हर्बिसाइड सरसों के लिए खड़ा है। जैसे बीजी तृतीय एसटी कपास की खेती को पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट सही ये बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक एरोसॉल हवा या किसी अन्य गैस में ठीक ठोस कणों या तरल बूंदों का एक निलंबन होता है। पहला स्टेटमेंट सही है, गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये एरोसोल जो होता है वो हवा या किसी अन्य गैस में ठीक ठोस कणों या तरल बूंदों का एक निलंबन होता है, बात सही है। मानव जनित एरोसोल के उदाहरण है कोहरा, धूल, वन निकास, गीजर भाप। तो देखिए कोहरा, धूल मानव जनित एरोसोल है, ये गलत है। ठीक है ना। प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण है धुंध है, वायु प्रदूषक है, धुएं को प्रसारित करना। तो वायु प्रदूषक तो मानव जनित है, तो ये भी गलत हो गया। एरोसोल का क्लाउड संरचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसकी बात क्यों हो रही है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, देखिए क्या है कि एक एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में ठीक ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों होगा, प्राकृतिक मानवजनित। प्राकृतिक एरोसोल में आएंगे कोहरा, धूल, वन निकास, गीजर भाप, ये सब आएंगे किसमें, प्राकृतिक में, कोहरा, धूल, वन निकास और गीजर भाप। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल में मतलब मानवजनित में कौन आएंगे, वायु प्रदूषक आएगा, धुएं के कण आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दूसरा तीसरा गलत था इसलिए। और चौथा है कि यह क्लाउड संरचनाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रभावित नहीं करती तो उसकी बात नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि पानी एरोसोल कणों पर संघनन करता है, इसलिए चौथा भी स्टेटमेंट क्या था, गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सही बताना है इसमें विचार करके। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलाकर किया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो गठन होता है वो NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलाकर किया जाता है। तो बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, तो इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। यहाँ देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को NSSO और CSO के विलय के माध्यम से एक अधिमान्य निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाने के लिए मिला दिया जाता है। ठीक है, कहा गया है कि प्रस्तावित NSO सचिव सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन के नेतृत्व में होगा, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो NSC के किसी भी उल्लेख को छोड़ देता है, जो देश में किए गए सभी सांख्यिकी कार्यों को की देखरेख करने वाला निकाय रहा है। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है। क्या है? एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है, बात सही है। ठीक, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह संकलित और प्रकाशित किया जाता है। क्या? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। क्या? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, IIP एक समग्र संकेतक है, अकेला नहीं है, समग्र है, बहुत बड़ा है, जो कि वर्गीकृत किए गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है। तो ध्यान रखना है, इसमें देखिए व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण, बिजली, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे उपयोग आधारित क्षेत्र भी होते हैं। ये जो है आधार वर्ष इसका है 2011-12। ठीक है ना, 2011-12 क्या है, इसका आधार वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। देखिए इसमें उत्तर दिखा है कि इनमें कौन 8 मुख्य क्षेत्र के उद्योगों में नहीं आता है।
तो कौन सा ऐसा है जो 8 मुख्य जो क्षेत्र होते हैं उद्योगों के उनमें शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा जो शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, सबको डाउट होगा उसमें, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 8 मुख्य क्षेत्रों के उद्योगों में क्या क्या आता है ये ध्यान देख लीजिए। इसमें कोयला आएगा, कच्चा तेल आएगा, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये 8 मुख्य क्षेत्र हैं। इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का 40.27% शामिल है। उनके भार के घटने क्रम में देखा जाए तो रिफाइनरी उद्योग सबसे ज़्यादा, फिर विद्युत, फिर इस्पात, कोयला, कच्चा तेल। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। ये है, देखिए इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा से कम की तरफ देखिए, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी है 28.4%, बिजली उत्पादन 19.85, इस्पात 70.92, कोयला है 10.33, कच्चे तेल का उत्पादन 8.98, प्राकृतिक गैस उत्पादन 6.88 और सीमेंट उत्पादन हुआ 5.37। ठीक है, उर्वरकों का 2.63 है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर जो है गलत उत्तर बताना है इसमें। देखिए पहला स्टेटमेंट है, गलत बताना है। अफ्रीकी बाओबाब है जो सबसे पुराना ज्ञात एंजियोस्पर्म ट्री है। तो बात सही है या फिर गलत है, हमें गलत बताना है इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा है कि बाओबाब 3 से 9 फुट की ऊंचाई के साथ पर्णपाती बौने पेड़ होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया था इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं क्या है ये। देखो बाओबाब 5 से 20 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। पर्णपाती वृक्ष होता है, ध्यान रखना, 5 से 20 मीटर। पर्णपाती वन एक वनस्पति जो मुख्य रूप से व्यापक रूप से काटे गए पेड़ों से बना है, जो एक मौसम के दौरान अपने सभी पत्तों को बहा देते हैं। ठीक है, गिरा देते हैं। अफ्रीकन बाओबाब अडानसोनिया डिजिटा नाम है। बाओबाब की 9 प्रजातियों में से एक है, इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से एक है अफ्रीकन बाओबाब। ठीक, मुख्य भूमि अफ्रीका की मूल निवासी है ये। अफ्रीकी सवाना में भी पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र गर्म तापमान के साथ एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और गर्मियों में इसकी सबसे अधिक मौसमी वर्षा भी होती है। ठीक है, यह घास छोटे और या फिर बिखरे हुए पेड़ों की विशेषता जो एक बंद क्षेत्र नहीं बनाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। मतलब पूरी तरह से उसको ढकते नहीं हैं जमीन को, तो उसका फायदा ये होता है कि सूर्य की रोशनी जो है जमीन तक जाती है। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग नामीबिया में अफ्रीकी बाओबाब के एक नमूने की उम्र लगभग 1275 साल है, जो सबसे पुराना ज्ञात एंजियोस्पर्म ट्री है। ठीक है ना, तो कहाँ देखा गया है, नामीबिया में, ध्यान रखना। नामीबिया कहाँ पे है ये? तो देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नामीबिया कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कि जैसे ये है ना अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे कुछ करके है। ठीक है, ये आपका ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ है बोत्सवाना, क्या है, इसके ऊपर है बोत्सवाना। ये है पूरा एरिया, ये है नामीबिया। ठीक है, तो यहाँ पे खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख फसल त्योहार में से एक है। ये सबको पता है कि ओणम कहाँ का त्योहार है। तो कहाँ का त्योहार है ये, केरल का। ठीक है ना, सरल सवाल था, केरल है। तो ओणम केरल का एक प्रमुख फसल त्योहार है और केरल में शांति और समृद्धि लाने वाले असुर राजा है महाबली के घर आने का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है क्या, ओणम त्योहार। ठीक है, यह केरल के 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है जो चिंगम
तो ये ध्यान रखना 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। चिंगम के महीने में के दौरान मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर में पहला महीना कोल्वरम होता है, ठीक है। तो मलयालम कैलेंडर में अगर देखा जाए पहला महीना कोल्वरम का होता है, ठीक। राज्य के जो अन्य 2 प्रमुख त्योहार वो हैं विशु और तिरुवथिरा। 10 दिवसीय फसल उत्सव ओणम के पहले, ओणम का पहला दिन होता है आथम, 10 दिन का होता है फसल त्योहार आथम, जो कि ओणम का पहला दिन होता है से शुरू होता है, थिरुवोनम अंतिम दिन पर समाप्त होता है। तो आथम से शुरू होता है, थिरुवोनम से खत्म होता है, ठीक है। मुख्य आकर्षण पारंपरिक ओणम साध्या है, तो ठीक है। इसका आकर्षक मुख्य आकर्षण जो है वो पारंपरिक ओणम साध्या, जिस दिन भव्य दावत का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ITEWS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है ITEWS विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। बात सही है या फिर गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है ना। दूसरा है ITEWS हिंद महासागर रिम देशों को सुनामी सलाह भी प्रदान करता है। कौन? ITEWS। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्थापित है, ठीक। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सलाहकार सेवा प्रदाताओं RTSPs में से एक के रूप में कार्य करते हुए ITEWS हिंद महासागर के रिम देशों को, जो आसपास देश लगे हुए हैं, उनको सुनामी की सलाह भी प्रदान करने का काम करता है ITEWS, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के संबंध में हमें क्या बताना है? सही नहीं है कौन सा कथन, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है NDMA लोगों में भारत का नक्शा होता है, मतलब NDMA लोग जो होते हैं उनमें भारत का नक्शा होता है जो सोने में उभरा होता है। सही है या फिर अच्छा लोगो है, लोगो नहीं लोगो, लोगो, ठीक है। लोगों में भारत का नक्शा होता है जो सोने में मतलब गोल्डन कलर में होता है, वो उभरा हुआ दिखता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? NDMA का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो गलत पूछा गया था इसमें, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। देखिए इसको, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके लोगों में देखिए क्या है? भारत का मानचित्र है, लोगों के बीच में केसरिया सफेद हरे रंग के राष्ट्रीय तिरंगे से घिरा हुआ, सोने में उभरा हुआ, सभी की क्षमता के विकास के माध्यम से प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा के संभावित खतरे को रोकने की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके जो बाहरी घेरा होता है, इसमें सभी हितधारकों की साझेदारी का एक सुनहरा वलय होता है, जिनकी सरकार की कोशिशों को पूरा करने के लिए उनकी एकजुटता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो इसके लोगों के बारे में बताया गया है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। लोगों के बारे में बताया गया, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभिव्यक्ति करता है शांत ब्लू, शांत क्या करता है? जो ब्लू है NDRA अरे आंतरिक घेरे में स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों को सशक्त बनाकर पूरी प्रक्रिया को एकीकृत भी करता है। तो इसके जो कलर्स हैं 3 कलर, वो उनके अलग अलग मायने हैं इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई है, सेंडाई फ्रेमवर्क बारे में सुना होगा आपने, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहले संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को सेंडाई फ्रेमवर्क की कार्यान्वयन, अनुवर्ती और समीक्षा का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसका गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नहीं, इसकी व्याख्या देखते हैं अभी। व्याख्या है कि सेंडाई फ्रेमवर्क एक्शन HFA के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी उपकरण है। ह्योगो हिंदी में लिखते हैं ऐसे, ह्यूगो ऐसे, है ना। ठीक है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, इसलिए पहला गलत हुआ। उसके बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, अनुवर्ती और फिर समीक्षा का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह AINSARAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है INSARAG मतलब INSARAG आपदा प्रवण, आपदा प्रतिक्रिया वाले देशों संगठनों का एक नेटवर्क है। तो बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट आपदा प्रवण, आपदा प्रतिक्रिया वाले देशों संगठनों का एक नेटवर्क है, तो बात सही है। दूसरा है यह शहरी खोज और बचाव संबंधित मुद्दों से संबंधित है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय खोज बचाव सलाहकार समूह। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तीसरा है INSARAG की सदस्यता केवल OECD देशों के लिए खुली होती है। तो ध्यान रखना है शब्द पे। ठीक है, शब्द पे ध्यान रखना इस पे। तो हम कह रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें आता है, कुछ चीज़ें लॉजिक लगाई जाती कहीं कहीं तो लॉजिक फिट बैठती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो तीसरा स्टेटमेंट हम गलत कहते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे को गलत माने तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। डी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तीनों स्टेटमेंट सही बता रहा, तो इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, देखते हैं। तीसरा तो गलत है, केवल OECD देशों के लिए खुली। तो ये देख, ठीक है, हाँ देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था। ठीक है ना। INSARAG आपदा प्रवण, आपदा प्रतिक्रिया वाले देशों संगठनों का नेटवर्क है, बात सही है। यह शहरी खोज बचाव संबंधित मुद्दों से संबंधित है। INSARAG के साथ सदस्यता सभी देशों या शहरी खोज बचाव गतिविधियों में शामिल संगठनों के लिए खुली होती है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत था, उसने बोला कि केवल OECD के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है कार्बन अनुक्रम को कार्बन के कैप्चर और सुरक्षित भंडारण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अन्यथा वातावरण में उत्सर्जित या बना रहेगा। तो बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कार्बन अनुक्रम को कार्बन के कैप्चर और सुरक्षित भंडारण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अन्यथा वातावरण में उत्सर्जित या बना रहता है। तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है भूवैज्ञानिक अनुक्रम से तेल और गैस जलाशयों, खारा संरचनाओं या गहरे गर जो होते हैं गैर मामूली कोयला बेड में भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण को संदर्भित किया जाता है। तो ये भी बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट है फाइटोप्लैंक्टन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया के साथ महासागर को उर्वरक करने के से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में क्या मिलता है? मदद मिलती है।
तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, इसका डी होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो गया। तो वही है पूरा स्टेटमेंट थी, इसकी व्याख्या है, तो इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। देखिए फिर भी कि फाइटोप्लैंक्टन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया के साथ महासागर पूर्वक करने से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सकता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक अनुकूल से तेल, गैस, जलाशय, खारा संरचना, गहरे गर्त कुछ भी हो, गैर मामूली कोयला बेड में क्या भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण को संदर्भित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि जैविक कचरे की एक बड़ी मात्रा को एक झील में फेंक दिया जाता है, यदि जैविक कचरे की एक बड़ी मात्रा को एक किसी झील में फेंक दिया जाता है, तो इसकी जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग होगी वो क्या होगी, उसमें परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, कमी होगा या उस बढ़ा देगा। तो क्या हो सकता है, इसमें बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो उसकी जैव रासायनिक जो मांग, ऑक्सीजन की मांग होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे क्या है, गंगा नदी कानपुर पास, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में है ना, तो इन दोनों शहरों के बीच में यहाँ की जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका रीज़न आपको भी पता है क्यों है, तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग एक निश्चित समय अवधि में निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने में मौजूदा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों के द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, कार्बनिक कचरे में वृद्धि के साथ रोगाणुओं के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता को विघटित करना भी बढ़ेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए दूसरा बी वाला स्टेटमेंट इसका सही था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा किया जाता है। बात सही है ना, टेरी इसका आयोजन करती है, किसका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करता है, टेरी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा है सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार स्थायी विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेताओं के प्रयासों का सम्मान करता है, तो ये भी बात सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, जो सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगर इसकी व्याख्या क्या है। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार जो होता है वो स्थायी विकास के क्षेत्र में जो विश्व के नेताओं के प्रयासों का सम्मान करता है। एक और कौन, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना, किससे संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है। देखते हैं कौन कौन करता है भाई। देखिए इसमें जलवायु परिवर्तन है, ओजोन परत है, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि अवक्रमण, अनवरत जैविक प्रदूषण, ये पांचों जो है परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है इसका गठन कब किया गया था, बताना, गठन वर्ष बताना। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, GEF क्या है, ये जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि क्षरण, ओजोन परत, सतत जैविक प्रदूषकों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा 183 देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों क्या CSO और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय सतत विकास पहल का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट करती है। आज GEF वैश्विक पर्यावरण में सुधार के लिए परियोजनाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक कोष है। मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो ये GEF जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, जो वैश्विक पर्यावरण में सुधार के लिए परियोजनाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक नेटवर्क
सार्वजनिक कोष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इसे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो बात सही है या फिर गलत है? तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो बात सही है। ठीक है, दूसरा है केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाए तो नीति आयोग को देश में एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख की भूमिका सौंपी गई है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि एसडीजी की जो रिपोर्ट निकलती है राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ मतलब भारत देश में, वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी सी सही उत्तर है। ठीक है, देखिए वही है स्टेटमेंट, इसकी व्याख्या है, तो इसको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है, मतलब किसके द्वारा? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये हमें बताना है। तो देखिए विश्व वन्यजीव कोष WWF करता है, या फिर UNEP करता है, या फिर FAO करता है, या फिर विश्व बैंक करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये FAO क्या है, ये खाद्य और कृषि संगठन है ये। तो इसका इससे क्या लेना देना है, किससे? जंगल एरिया से। ठीक है, तो सही उत्तर सी ही है, क्योंकि रिपोर्ट यही प्रकाशित करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। कौन करता है? FAO करता है। ठीक, उसमें वही है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चोल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अभी एनवायरनमेंट का प्रश्न था, तो अभी इतिहास का प्रश्न कैसे आया, ये बात, इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रश्न पे ध्यान देना। तो चोल वंश के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है चोलों ने आसाम के मध्य और उत्तरी भागों पर शासन किया था। चोल, चेर, पांड्य। तो बात सही है क्या? देखिए ये हमारा है, ये है ना भारत, यहाँ थे चोल, यहाँ चेर, यहाँ थे पांड्य, ऐसे ही था ना इनका, ऐसे ही मैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आसाम में कहाँ है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया ना। दूसरा क्या है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण उनके काल में हुआ था। तो ये बात तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल काल में ही हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलिए बी इसका सही उत्तर। अब देखिए चोलों ने 8वीं से 12वीं सदी के मतलब शताब्दी ईस्वी के आसपास तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया था। ठीक है, हमने भी बताया था ना, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके ना, ऐसे करके है मैप भारत का। तो तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है? मध्य और उत्तरी भाग पर नियंत्रित किया था इन लोगों ने। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र है कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र है इनके टाइम का, जिसे बाद में चोल मंडलम के रूप में जाना जाता था। उनकी राजधानी थी उरयूर। उरयूर राजधानी थी। तिरुचिरापल्ली जो शहर है उसके आसपास का एरिया था उरयूर। ठीक, पुहार कावेरीपत्तनम एक वैकल्पिक शाही निवास और मुख्य बंदरगाह शहर था। नाम था पुहार या फिर कावेरीपत्तनम। तो इसे भी ध्यान रखना है, कावेरीपत्तनम या पुहार जो है चोलों के लिए बंदरगाह शहर था। ठीक, बाघ उनका प्रतीक था। राजा करिकल संगम चोलों का एक प्रसिद्ध राजा था, राजा करिकाल। ठीक है, राजा करिकाल संगम काल में जो चोल शासक थे उनमें एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। उसके शासन काल के दौरान वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ। उसने पुहार शहर, पुहार मतलब कावेरीपत्तनम जो है आज का, स्थापना की थी पुहार शहर की। हाल ही में क्या हुआ, ये समाचार में आया था, इसलिए प्रश्न है समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित है। तो हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने तमिलनाडु में चोल राजवंश का बंदरगाह शहर जो पूम पुहार है को फिर से बनाने के लिए प्रोजेक्ट डिजिटल पूम पुहार शुरू किया है।
क्या नाम है? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया है प्रोजेक्ट डिजिटल पुहार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजा चोल ने बनवाया था। कब बनवाया था ये? 985 से 1014 बीसी में ईस्वी के बीच में इन्होंने अपना शासन किया था। उन्होंने 1003 ईस्वी और 1010 ईस्वी के बीच में इसको बनाया था। ठीक है, बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि क्या है भाई? सही उत्तर बताना है इसमें। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि एनएसडीएफ को दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी माना जा सकता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी माना जा सकता है अगर एनएसडीएफ को अनुदान दिया गया है तो। बात सही है ना? सही है। दूसरा है निधि का प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है। जो इस निधि में जो पैसे वैसे का लेन देन होता, निधि का जो प्रबंधन होता है वो कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक परिषद करती है। और युवा मामलों खेल के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सही पूछा गया था, सही उत्तर सी हो गया। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में हुई थी। ध्यान रखना, 1998 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना हुई थी। किसके तहत हुई है? चैरिटेबल, ठीक है, चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890 के तहत इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890 के तहत की गई थी। इसे नवंबर 1998 में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया। एनएसडीएफ को दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी माना जा सकता है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? निर्माण का उद्देश्य ये था कि खेल के कारणों की सहायता के लिए गति और लचीलापन प्रदान करना था। ठीक। दूसरी चीज, कोष खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कोचों को प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने में मदद करना है। ठीक है, ये जो फंड है वो खेलों के प्रोत्साहन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। निधि का प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक परिषद करती है। वही केंद्रीय युवा मामला खेल जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और परिषद जो है फंड से संबंधित नीतिगत मामलों को तय करती है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ध्यान रखना, पंचायती राज किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या फिर हैदराबाद। सही उत्तर क्या हो सकता है इसका? सही उत्तर इसका है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये है हैदराबाद। ठीक है ना? ध्यान रखना इसका। 1 से 2 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज हैदराबाद तेलंगाना में है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, स्वायत्त संगठन है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है। ग्रामीण विकास पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। कौन? यही। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNESCAP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। याद तो सारी चीज़ें रखनी है, लेकिन आप सुनेंगे जब बार बार ना तो आपको याद हो जाएगा। एक बार में नहीं याद हुआ तो दूसरी बार में आपको ज़्यादातर हिस्से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? कहाँ पे है? आसाम में है कि छत्तीसगढ़ में? तमिलनाडु, केरल में है। तो पराम्बिकुलम जो है वो आपका पड़ेगा केरला में। ठीक है, केरल में है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, हाँ, यह भारत में देखिए दक्षिणी पश्चिमी घाटों के नल्ली मैथी, नल्लामलाई, अन्नामलाई, नल्ली मैथी अन्नामलाई प्रदेश में एक अच्छी तरह संरक्षित पारिस्थितिक हिस्सा है।
केरल के पलक्कड़ जिले में है। 2008-9 के दौरान इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब? 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रिजर्व को दुनिया में पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन वृक्षारोपण का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में वन भूमि में मिला दिया गया था। ठीक है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना सागौन का पेड़ है, जिसका नाम है कनीमारा। क्या नाम है इसका? सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो सागौन का पेड़ है उसका नाम है कनीमारा। तो ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछ के दूसरे तरीके से पूछे कि कनीमारा किस चीज़ से संबंधित है, तो उसमें दे दे सागौन के पेड़ से संबंधित है, यूकलिप्टस के पेड़ से संबंधित है, बरगद के पेड़ से संबंधित है, या किसी और चीज़ के बारे में बोल दे कि ये एक समुद्री जीव का नाम है। तो क्या है सही होगा? सागौन का पेड़ का नाम है ये। ठीक है। तो नाम है इसका आयरिश, नाम इसका है आयरिश मतलब आयरलैंड। ठीक है। कोनीमारा का संस्करण है। ठीक है। माना जाता है कि यह पेड़ 350 साल पुराना है और इसकी ऊंचाई है 40 मीटर और चौड़ा है 6.4 मीटर की चौड़ाई है। ठीक है। चलिए, एक त्रिसेवा अभ्यास है इंद्र, ये किसके किसके बीच होता है? इंद्र भारत है, भारत इसमें है। भारत से और कौन सा देश इसमें शामिल है? तो देखिए, जापान है, नहीं है। फ्रांस नहीं है। तुर्कमेनिस्तान है और रसिया, रूस है कि नहीं इसमें? देखिए, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है इसमें, रूस है। ठीक है। तो भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। ठीक है, सही है ना? ये सही उत्तर है। एक क्या है, भारत और रूस को हिंद महासागर क्षेत्र के बजाय मलक्का जलडमरू मध्य के करीब में अंडमान सागर में इंद्र 2020 का आयोजन करना है। किसको? भारत और रूस को। कहाँ करना है? मलक्का जलडमरू मध्य के पास में, अंडमान सागर में। ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। कौन? मलक्का जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से। कैसे जोड़ता है? देखिए क्या है, ये आपका एक हिस्सा है किसका? मलेशिया। ठीक है। और ये आपका हो जाता है, ये आपका पड़ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इंडोनेशिया वाला एरिया है पूरा। ठीक है। ऐसे करके कुछ है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है। तो ये है मलक्का जल संधि। ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य यही है। तो ये अंडमान सागर को किससे जोड़ रहा है, या हिंद महासागर को किससे जोड़ रहा है? दक्षिणी चीन सागर से जोड़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये जोड़ता है, इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर, छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा था मैप में। ठीक है। और यह पूर्वी एशिया पश्चिमी एशिया यूरोप के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग भी है। पूर्वी एशिया का तो है, पश्चिमी एशिया यूरोप के बीच का भी ये मार्ग है, मतलब यूरेशिया। ठीक। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के कारण भारतीय नौसेना के द्वारा IOR उच्च परिचालन अलर्ट के तहत है ये। ठीक है। अब देखिए, ये जो किया गया है अभी अभ्यास करना है इनको इंद्र, तो वो क्यों करना है? क्योंकि जो चीन के तरफ से लद्दाख में गतिरोध हुआ है उसको लेकर भारतीय नौसेना ने इसको उच्च परिचालन अलर्ट जारी किया है। ठीक है। उसके लिए ये होगा इंद्र। इसके बारे में जानते हैं क्या है इंद्र व्यायाम। देखिए, इंद्र श्रृंखला जो है शुरू हुई है 2003 में। ठीक है। दोनों देशों के बीच वैकल्पिक रूप से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित की गई है। हालांकि 2017 में पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया था। 2003 में शुरू हुआ है, लेकिन 2017 में पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास चालू हुआ और इंद्र 2020 पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा। पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा, जो क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इस तरह के सभी कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है ना। तो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के भारतीय रक्षा मंत्री के दौरे के साथ इसका समय पूरा हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका आयोजन होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो होती हैं BMCs, जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बात सही है ना कि गलत है? जैव विविधता प्रबंधन समितियां जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग, प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब बाध्य हैं। तो सही है क्या? गलत है। ठीक। दूसरा है NBA के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो क्या सही है या फिर गलत है? क्या है भाई? सही है या फिर गलत है? NBA के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? NBA के सदस्यों को दिए वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही था, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर, ये हमें याद था इसलिए ऐसे होता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग, प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। कौन? राज्य जैव विविधता बोर्ड। ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। दूसरा है NBA के अध्यक्ष को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। NBA के सदस्यों को जो देय वेतन भत्ता होता है वो भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। ये चीज याद रखेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा ये आराम से। पेरिस समझौते के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करके। पहला स्टेटमेंट है कि पेरिस समझौता जलवायु संकट से लड़ने के लिए पहली सही मायने में वैश्विक प्रतिबद्धता है। बात सही है? पेरिस समझौता जो है जलवायु संकट से निपटने के लिए पहली सही मायने में वैश्विक प्रतिबद्धता। तो बात सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे वैश्विक तापमान वृद्धि को अच्छी तरह से बनाए रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, भारत समझौते का एक हस्ताक्षर करता है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं किया है अभी। तो बात ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? बी हो जाएगा ना, क्योंकि पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है। ठीक है, हाँ, बी सही उत्तर। भारत ने हस्ताक्षर भी किया है और पुष्टि भी कर दी है। ठीक है, पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे अच्छी तरह से बढ़ता है और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। कौन? पेरिस समझौता। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आता है? NAPCC के तहत आता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आएगा इसमें भाई, किसको शामिल किया जाएगा। देखिए, एक तो है हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना रोक दिया जाए, NAPCC के अंतर्गत आता है ये कि हिमालय ग्लेशियरों को पिघलना रुके। फिर जल उपयोग दक्षता में 20% का सुधार किया जाए, ये भी बात सही है। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण भी इसमें इसी के अंतर्गत आता है, NAPCC के तहत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा भी सही है। तब चौथा है पशुधन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार। इसका क्या मतलब है? तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ? बी हुआ ना, 20 का सही उत्तर हुआ, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण, जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार, हिमालय के ग्लेशियरों पिघलने से रोकना, तो ये तीनों सही हैं, चौथा गलत है। सही उत्तर बी हो गया, 20 का सही उत्तर है। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा दक्षता है, जल, कृषि, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र जो इसमें शामिल है, सतत आवास है, हरित भारत है, जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में 8 मिशन शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखना, ये 8 मिशन यही हैं इसमें। इसलिए चौथा विकल्प NAPCC में शामिल नहीं है।
हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। यह विशेष मिशन हिमालय के ग्लेशियरों को पिघलने रोकने, हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो राष्ट्रीय जल मिशन क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन है NAPCC जलवायु परिवर्तन परिणाम स्वरूप जल की कमी से निपटने के लिए क्या करना, मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार करना है। ठीक है, आगे कि सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन है। तो सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन क्या है? NAPCC भी अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग पर जोर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि नगोया प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर सम्मेलन का पूरक समझौता है। नगोया जो प्रोटोकॉल हुआ था वो CBD का पूरक समझौता, बात सही है ना? CBD का पूरक समझौता है नगोया प्रोटोकॉल, बात सही है। नगोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता पैदा करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है ना? थोड़ा सा ये स्टेटमेंट के शब्द पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी आप सही गलत कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, गलत होने के चांस कम होते हैं अगर ऐसी ये वाली ट्रिक अपनाई जाए। तो थोड़ा सा ये वाली ट्रिक अपना के देखिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही अगर है तो इसका आंसर ये होगा, अगर दूसरा भी सही है तो इसका आंसर सी हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता पैदा करेगा। हाँ, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, ये सही उत्तर हुआ। ठीक, देखिए आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच नगोया प्रोटोकॉल फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो कि उनके यूटिलाइजेशन में से कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर उठता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नगोया प्रोटोकॉल दोनों प्रदाताओं और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कानूनी निश्चितता पारदर्शिता बनाएगा। कौन? नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच के लिए अधिक अनुमानित स्थिति स्थापित करना इसका काम है। आनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने वाले देश को छोड़ने पर लाभ साझा करने में मदद करना भी इसी का काम है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही है इसमें। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना UNFCCC का अंतिम उद्देश्य है। तो UNFCCC का अंतिम उद्देश्य क्या है? जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। बात सही है ना कि गलत है? सही है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक देशों को अनुलग्नक एक देश कहा जाता है और आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD से संबंधित है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरा क्या है कि विकासशील देश जो गैर अनुलग्नक वन दलों को अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों उपायों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करना होगा। तो तीसरा वाला गलत है, इसका तीसरा वाला गलत है ना कि सही है? तीसरा वाला गलत है, तो सही क्या होगा? पहला और दूसरा सही है इसका। तो पहला और दूसरा सही, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। बी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, जलवायु प्रणाली के खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप रोकना UNFCCC का अंतिम उद्देश्य है। अनुलग्नक एक देशों और आर्थिक सहयोग विकास संगठन से संबंधित है। औद्योगिक देशों मतलब अनुलग्नक वन को अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों उपायों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करना है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा शासित मुद्दे शामिल हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना औद्योगिक देश की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए अगला है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित भारतीय वेटलैंड्स में से कौन सा मॉन्ट्रेक्स
रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। देखिए चिल्का तो नहीं, ये गलत है, चिल्का नहीं है क्योंकि ये 2013-14 में इसको निकाल दिया गया था मॉन्ट्रिक्स से बाहर। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से है, एक तो दो ही हैं भारत में, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है लोकटक झील। ठीक है, दो हैं। और भारत में पहली रामसर साइट्स कौन थी, चिल्का झील और लोकटक, नहीं चिल्का और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दूसरा और तीसरा सही उत्तर है इसका, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भारतीय वेटलैंड्स हैं वो कौन कौन से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील को 2002 में झील के बेहतर हालात के मद्देनजर रजिस्टर से हटा दिए गए। कब, 2002 में। ठीक है ना, 2002 में झील से बाहर कर दी इसको। वास्तव में चिल्का झील एशिया का पहला रामसर स्थल जिसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से हटाया गया था, ये बात सही है। चलिए कोई नहीं। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, सतत विकास के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी साझेदार नेतृत्व वाली पहल है। यह विकसित किया गया है किसके द्वारा, किसके द्वारा विकसित किया गया है, IUCN UNDP या फिर IUCN WWF या फिर यूनेस्को IUCN या फिर UNEP प्लस IUCN। तो देखिए इसका सही उत्तर है ए, IUCN और UNDP ने मिलके जारी किया है। ठीक है, ठीक है ना, UNDP और IUCN ने किया है, सतत विकास के तटीय संरक्षण निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी साझेदार नेतृत्व वाली पहल। हाँ, तो ये सही है, IUCN और UNDP। ठीक है भाई, ये पूरा वही होता है। 2006 में भविष्य के लिए मैंग्रोव का विकास किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के रामसर स्थल हैं, इनको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए रोपड़ तो है ना, रोपड़ झील, हरके झील, हरके और रोपड़, ये दो तो है ही हैं? पहला और दूसरा तो है ही है, अष्टमुडी भी है, हैं? अष्टमुडी नहीं है, अष्टमुडी नहीं, इसमें रोपड़ है, हरिके और भोज वेटलैंड्स है। एक पहला है सही, दूसरा भी सही है, तीसरा सही, चौथा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही, जिसका सही उत्तर सी हो जाएगा ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ, सी हो गया। वही चीज़ है, अष्टमुडी केरल कोल्लम जिले में प्राकृतिक बैक वाटर है, बाकी मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बताना है कौन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धताओं में शामिल है। डरबन घोषणा कार्रवाई का कार्यक्रम, कानकुन समझौता और कोपेनहेगन समझौता, बाली कार्य योजना। देखिए कानकुन और कोपेनहेगन जो हैं ये इससे संबंधित हैं, बाकी सभी क्या हैं, इससे कोई इनका लेना संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका कोपेनहेगन है और कानकुन है, सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखो डरबन घोषणा जो हुई थी या कार्रवाई का कार्यक्रम जो था वो DDPA समानता, देखिए डरबन घोषणा क्या है कि समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को मुख्य मानव अधिकार के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। कौन, डरबन घोषणा। ठीक है, तो डरबन घोषणा क्या करती है कि समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को मुख्य मानवाधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भेदभाव के शिकार लोगों को अधिकार धारकों और राज्यों में कर्तव्यवाहक में बदल देता है। ठीक, दूसरा है बाली एक्शन प्लान। क्या है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी है। तो बाली एक्शन प्लान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का परिचय नहीं दिया, मतलब लेकिन विकसित देशों के लिए सतत विकास संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग के शासन में योगदान के लिए अनुरोध शामिल किया। इसके अलावा बाली एक्शन प्लान के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकास और प्रावधान वित्तीय संसाधनों पर और साथ ही वनों की कटाई के खिलाफ उपायों में वृद्धि की परिकल्पना की।
ठीक है ना। आगे भी और है, देखिए कानकुन क्या है, 2010 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कानकुन में, ठीक है। मैक्सिको में है कानकुन, कोई सिटी होगा या कोई जगह का नाम है। 11 दिसंबर को इस समझौते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए और विकासशील देशों को जलवायु प्रभावों से बचाने, अपने स्वयं के टिकाऊ निर्माण में मदद करने के लिए योजनाओं पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कोपेनहेगन क्या है, यह एक दस्तावेज है। कोपेनहेगन एक दस्तावेज है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन, जो कोप 50 के 15वें सत्र में प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए और प्रश्न देख लें कि अभी बस करें आज, अभी और देख लेते हैं एक दो प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ सीज, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ सीज के अनुसार बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें। तो भैया सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील तक है, सही है ना, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। दूसरा है तट से 200 नॉटिकल मील का कंटीजेंट जोन होता है। तो ये सही है कि गलत है? सही है या फिर गलत है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर तटीय राष्ट्र का एकमात्र अधिकार होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया था इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। 12 समुद्री मील है, ठीक है। सन्निहित जो होता है वो 24 समुद्री मील तक फैला होता है, ध्यान रखना है, 24 समुद्री मील तक होता है। समीपवर्ती मतलब सन्निहित मतलब वही जो अभी बताया कंटीजेंट, ठीक है। समुद्र क्षेत्रों में तटीय राष्ट्र 4 क्षेत्रों अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है सीमा शुल्क, दूसरा है कराधान, तीसरा आप्रवास, चौथा प्रदूषण। 200 नॉटिकल मील तक फैले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तटीय देशों के पास संसाधनों के दोहन का विशिष्ट अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय जलयान बिना किसी प्रबंधन के इन जल को पार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जब मिशन कर्मयोगी को हाल ही में समाचार में देखा गया था, मिशन कर्मयोगी योजना है, अभी जल्दी में लॉन्च हुई है। तो मिशन कर्मयोगी योजना क्या है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना इसको। सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है या सेंट्रल मानव संसाधन विकास का एक व्यापक भर्ती पश्चात सुधार माना जाता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में पूर्व भर्ती परिवर्तनों के समान होता है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। उद्देश्य है न्यू इंडिया के विजन के साथ जुड़कर सही दृष्टिकोण, न्यू इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है ये, और उसके बाद जुड़ने के बाद क्या करेगा? सही दृष्टिकोण देगा, कौशल ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, अभिनव, प्रगतिशील, पेशेवर, ऊर्जावान, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर तैयार करना है, ठीक है। फिर कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत संस्थागत प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार करना, ये भी इस काम में शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न ये करेंगे, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए पहला इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। तो बात सही है कि गलत है? तो ये तो अभी कल ही इसके बारे में प्रश्न हम बताए थे। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में, बस सही है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, क्यों? सही पूछा गया था, ठीक है। देखिए नहीं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो, कल जो हम बताए थे वो ASI था, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है यह, ठीक है। 1916 में इसकी स्थापना हुई। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के अधीन, मंत्रालय के अधीन संगठित है।
इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। देश के असाधारण समृद्ध पर ज्ञान की उन्नति के लिए अग्रणी संसाधन और संसाधनों की खोज के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित 16 क्षेत्रीय स्टेशन भी इसके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ आपको जो दी जा रही है उसको आप वीडियो के साथ मिला के पढ़ें, उससे आपका रिवीजन भी होगा, आपको वो चीज़ें याद भी होंगी। ठीक है, और जो ट्रिक बताते हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, उससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।